हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपके सिविल में कुछ ऐसी एंट्रीज हैं और आप जो है पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि अगर आप बार बार पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे, अगर आपके सिविल में वो एंट्रीज हैं तो उस केस में आपका लोन जो है वो बार बार रिजेक्ट होता रहेगा। मैं सिर्फ यहाँ पर जो है पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ, बाकी जो लोन्स है उसके बारे में अभी मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो है आज का जो ये वीडियो सिर्फ पर्सनल लोन के ऊपर है। अगर आपके सिविल में ऐसी एंट्रीज हैं और आप जो है बार बार पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोन होता रहेगा रिजेक्ट। या अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करने का सोच रहे हैं और आपके सिविल में जो है कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो हो सकता है कि आपका लोन रिजेक्ट हो जाए, तो उस केस में वो कौन कौन सी एंट्रीज हैं वो आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि अगर आपके सिविल में इस तरीके की एंट्रीज हैं और आप पर्सनल लोन अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो बार बार जो है आपका पर्सनल लोन होता रहेगा रिजेक्ट और आप ये सोचेंगे कि मेरे को लोन क्यों नहीं मिल रहा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिनका कम सिविल होता है वो खासकर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो फालतू के जो लोन्स के ऐप आजकल आ गए हैं इस पे अपना डिटेल बिल्कुल ना डालें, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर पे भी 2-3 लोग आ गए थे कि सर मैंने एक लोन के लिए अप्लाई किया था और यहाँ से मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए गए, या मैंने एक लोन लिया था और उन्होंने इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया कि सर मैं उसको पे नहीं कर पा रहा हूँ। ईसीएस जो है वो बार बार अपने मर्जी से कुछ भी डाल देते हैं, कोई भी डेट में ईएमआई डिडक्ट कर लेते हैं। ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स लोगों ने मेरे को बताई और इंस्टाग्राम पे भी, और कुछ 2-3 लोग तो मेरे घर पे ही आ गए थे उसका सॉल्यूशन लेने के लिए कि कैसे इसको क्लियर किया जाए। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूं दोस्तों कि ऐसी कौन सी एंट्रीज हैं जो आपका लोन रिजेक्ट करेगी, खासकर पर्सनल लोन, तो वो आज मैं आपको क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक जरूर देखें ताकि आपकी सारी चीज़ जो है, मतलब जो भी डाउट्स है सारे के सारे क्लियर हो पाए और आप एक पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो उससे पहले आपको ये पता चल जाएगा कि वो लोन मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सिर्फ सिविल की वजह से, मैं यहाँ पर सिर्फ सिविल की बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि सिविल, अगर मान के चलिए आपका सिविल जो है वो ठीक है तो काफ़ी सारे अलग फैक्टर भी होते हैं कि जहां पर आपका लोन हो जाता है रिजेक्ट। मान के चलिए कि सैलरी उतनी नहीं है, या कंपनी लिस्टेड नहीं है, या एज उतनी नहीं है, तो उस केस में भी जो है काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर होते हैं कि जिसमें पर्सनल लोन नहीं मिलता। लेकिन मेन जो सिविल जो फैक्टर है उसमें कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज है जो आपके सिविल में अवेलेबल है, या सिविल में पहले से ही अब आपने मतलब कोई गलती कर रखी है तो उस केस में आपको पर्सनल लोन रिजेक्ट हो रहा है, तो वो आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज जो है आपको रोकती है आपको पर्सनल लोन लेने में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो मेरा सिविल स्कोर आपको दिखा रहा है 767 स्कोर दिखा रहा है, और ये सिविल जो है 25 Feb 2021 तक का मेरा अपडेटेड सिविल है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप एक पर्सनल लोन अप्लाई करने जा रहे हैं और आपके सिविल में कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जिससे आपका लोन जो है वो हो सकता है रिजेक्ट, तो वो आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। अगर आप लोन अप्लाई करने का सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पर्सनल लोन अप्लाई करूंगा और आपके सिविल में ये एंट्रीज मौजूद हैं, तब लोन का अप्लाई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि बैंक जो है वो लोन को रिजेक्ट कर देगी सिर्फ आपके सिविल के वजह से। तो आपको मैं अपने क्रेडिट रिपोर्ट पे लेके चलता हूं और वहां पर दिखाता हूं कि वो कौन सी एंट्रीज हैं। अगर वो मौजूद हैं तो पर्सनल लोन अप्लाई करना ही एक तरीके से बेकार है। अगर आपका सिविल 750 से कम है और उस केस में आपने काफ़ी सारे जो है पिछला रिकॉर्ड जो है आपका ठीक नहीं है, तो उस केस में बार बार जो है वो लोन रिजेक्ट होता रहेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो आजकल ऐप आ गए हैं लोन ऐप, और वहाँ जाके फंस जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर मैं अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे लेके चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अब पहली बात जो फर्स्ट पॉइंट है वो पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब मान के चलिए कि आपने पास्ट में सेटलमेंट करा लिया क्रेडिट कार्ड का। सेटलमेंट एक ऐसी एंट्री है जो लाइफ टाइम रहती है। अभी मेरा सिविल स्कोर आप देख रहे होंगे सही है 767 है, लेकिन मेरी जो पास्ट में जो मैंने सेटलमेंट कराया था वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा रहा है राइट ऑफ सेटल। तो ये मैंने करीबन 43,000 का सेटलमेंट कराया था एसबीआई कार्ड से, और आज भी मेरा लोन जो है रिजेक्ट तो नहीं होता, लेकिन जो अप्रूवल आने चाहिए, ज़्यादा अप्रूवल आना चाहिए, वो हो जाता है कम। मान के चलिए कि 4 लाख के लिए अप्लाई करता हूँ तो मिलता है 1,25,000, 1,40,000, 1,50,000। सैलरी मेरी ठीक है, ऐसा नहीं है कि सैलरी बराबर है, लेकिन जो सिविल है उसमें एक नेगेटिव एंट्री है सेटलमेंट की। तो अगर ये सेटलमेंट एंट्री अगर आपकी है दोस्तों, तो आप तो भूल ही जाइए कि फिलहाल आपको लोन मिलेगा। अगर रिसेंटली आपने सेटलमेंट कराया है और आपका सिविल जो है वो काफ़ी कम है, 700 या 600 या 500 है, तो पर्सनल लोन अप्लाई करना ही बेकार है, क्योंकि बार बार आप अप्लाई करेंगे वो आपका सिविल जो है और कम होता चला जाएगा।
ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, जहां पर आपने अपना क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया, पर्सनल लोन का सेटलमेंट कराया, तो उस केस में ये जो लोन है आपका पर्सनल लोन रिजेक्ट होता रहेगा। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट बात कर लेते हैं दोस्तों कि जहां पर आपने जो है बैंक को पैसे आपको पे करने थे, आपने क्या किया कि उसको पे नहीं किया। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आपने एक फोन फाइनेंस कराया या आपने कोई भी चीज फाइनेंस कराई, मतलब टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई भी चीज आपने फाइनेंस कराया और उसका कुछ महीने ईएमआई पे किया और बाकी के ईएमआई आपने पे नहीं किए, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी आपने अमाउंट पे नहीं किया होगा तो वो आपके सिविल में जो है ओवर ड्यू के तौर पे चला जाएगा। जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे कि अमाउंट ओवर ड्यू यहां पर 0 दिखा रहा है। तो उस केस में यहां पर आपने सेटलमेंट नहीं कराया, बैंक को पैसे पे नहीं किए, तो उस केस में ओवर ड्यू चला जाएगा। अगर आपने बैंक से सेटलमेंट कराया तो वो यहां पर आपका आ जाएगा स्टेटस कि आपने इसका सेटलमेंट कराया हुआ है। तो अगर आपने पेमेंट नहीं की है पास्ट में और आपने सोचा कि मैं तो गायब हो गया या मेरे को बैंक ने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन फिर आप जब पर्सनल लोन अप्लाई करने जाएंगे तो बैंक देखेगी आपका सिविल, तो वहां पर आपका दिखाएगा कि आपने जो है यहां पर इतनी, यहां पर तो 0 दिखा रहा है लेकिन यहां पर आपका वो टोटल अमाउंट दिखाएगा जितना आपने बैंक को पे नहीं किया है। दूसरा पॉइंट हो गया कि आपने जहां पर ओवरड्यू मतलब बैंक को पेमेंट ही नहीं की, सेटलमेंट भी नहीं कराया और पेमेंट भी नहीं की, तो उस केस में वो ओवरड्यू के तौर पे दिखाता रहेगा। 2 पॉइंट तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये 0 आपको दिखा रहा होगा और नीचे आपको दिखा रहा होगा कि मैंने कितने दिन का डिले किया है। अब मान के चलिए कि आपने एक किसी बैंक से पर्सनल लोन लिया और जिसकी ईएमआई जानी थी हर महीने के 5 तारीख को, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हर महीने का ईएमआई बाउंस करते जा रहे हैं और कुछ दिन के बाद पे कर दे रहे हैं। मान के चलिए कि 5 तारीख को ईएमआई जानी थी, हमने उसका बाउंस करा के 7 तारीख को पे कर दिया, 8 तारीख को पे कर दिया। तो जितने दिन आप, ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि बैंक को अगर आप पे कर रहे हो, बैंक की तरफ से कोई बात नहीं है, बैंक को तो आपको, आपका तो पूरा पैसा बैंक को आप दे रहे हो, भले ही एक दिन डिले करके दे रहे हो, लेकिन बैंक क्या करती है कि जितने दिन का आप डिले करते जाते हैं वो एंट्री जो है वो आगे सिविल को देती रहती है कि इस कस्टमर का इतने दिन का डिले आया है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर 3 दिन का डिले है, फिर 33 दिन का है, 63 दिन का है, फिर ये डिले होता चला गया है। तो इस केस में जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे, पर्सनल लोन अप्लाई करने जाएंगे, तो बैंक ये रिकॉर्ड देखेगी और आपका सिविल देखेगी कम है और इस केस में आपका जो है पर्सनल लोन हो जाएगा रिजेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया जहां सेटलमेंट कराया था। दूसरा पॉइंट हो गया कि जहां पर आपने बैंक को पेमेंट ही नहीं की, आप हो गए गायब, तो वो चला जाएगा ओवरड्यू में। और तीसरा, आप पेमेंट कर रहे हैं लेकिन टाइम टू टाइम नहीं कर रहे हैं, वो आपके सिविल में 1 2 3 4 5 6 दिन अपडेटेड होता जाएगा। वो 6 महीने तक, साल महीने, मतलब जब तक आप पे नहीं करेंगे, मतलब पे करेंगे लेकिन जितने दिन का डिले करते जाएंगे वो दिन भी अपडेट होता जाएगा। इससे भी जो है आपका पर्सनल लोन होता है रिजेक्ट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। फोर्थ पॉइंट आ गया कि मान के चलिए कि आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है। अब जैसे मान के चलिए कि मेरे पास ये, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। जैसे ये मेरा आरबीएल बैंक का एक पर्सनल लोन है और ये क्रेडिट कार्ड है। अब ये क्रेडिट कार्ड में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसका करंट बैलेंस 22,000 रुपए दिखा रहा है और हाईएस्ट क्रेडिट दिखा रहा है 47,000 का, और जो क्रेडिट लिमिट है 63,000 का। अगर मेरे पास बिल आया कि आपको 20,000 रुपए पे करना है और मिनिमम ड्यू है आपका 1,300 रुपए, 1,500 रुपए आपका जो है मिनिमम ड्यू है। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, 20,000 ज्यादा अमाउंट है, मेरे पास अभी 1,300 है, मैं पे कर देता हूं। लेकिन ये आपने कंटिन्यू रखा हुआ है, हर महीने आपका यही चल रहा है कि आप जो है मिनिमम ड्यू ही पे करते जा रहे हैं लेकिन जो टोटल अमाउंट है वो नहीं पे कर रहे। तो उस केस में क्या होगा, आपके सिविल में कोई नेगेटिव एंट्री नहीं दिखाएगी, लेकिन जो आप जितना मिनिमम ड्यू पे करते रहेंगे वो सिविल आपका कम होता जाएगा। क्यों? इसका रीजन है, इसका रीजन ये है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड पे जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, ये चीज आप जानते होंगे, 3% 4% तक जो है मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। अब अगर मान के चलिए कि जहां पर 20,000 रुपए आपको पे करने थे वहां पर आपने 1,300 रुपए पे किए, लेकिन जब नेक्स्ट बिल बनेगा तो उस टोटल अमाउंट पे क्या करते हैं क्रेडिट कार्ड आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो वो बर्डन बढ़ता चला जाता है। तो उस केस में क्या दिखाता है, आपके सिविल में एक नेगेटिव एंट्री जाती है, मिनिमम ड्यू सिर्फ आप पे करते रहते हैं, वो सिविल जो है वो धीरे धीरे करके जो है आपका डाउन होता रहता है और जब आप पर्सनल लोन अप्लाई करने जाते हैं तो वो हो जाता है लोन रिजेक्ट। तो चौथा पॉइंट ये हो गया कि आपने जो है मिनिमम ड्यू पे किया अपने क्रेडिट कार्ड का। अब मान के चलिए कि दोस्तों आपने एक लोन लिया
और उसका पेमेंट आपने किया ही नहीं, मतलब कुछ दिन पेमेंट किया और बाद में जाके आपने उसका सेटलमेंट करा लिया कुछ अमाउंट देके, तो उस केस में आपका जो सेटलमेंट अमाउंट है, मतलब जो भी सेटलमेंट अमाउंट आपका होगा वो आपका दिखाता रहेगा। कैसे? जैसे मान के चलिए कि आपने 1 लाख का लोन लिया और 1 लाख का लोन आपने जो है बैंक को पे नहीं किया, आपने 50,000 रुपए तक पे किया था और बैंक आपको कह रही थी कोई बात नहीं सर, आपका ये बकाया, मान के चलिए कि आपको 50,000 रुपए बकाया, और बैंक कह रही है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के 80-90 हजार रुपए हो चुका है, और आप कह रहे हैं कि मेरे को 50,000 रुपए जो है, मैंने जो मेरे 50,000 रुपए थे सिर्फ मैं वही पे करूंगा, बाकी के जो तुम्हारे चार्जेस है मैं वो पे नहीं करूंगा। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों कि जो आप 50,000 पे करते हैं वो तो क्लियर हो जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट जो होता है वो ओवर ड्यू के तौर पे वो दिखाता रहेगा और आप खुद परेशान होते रहेंगे कि यार मैं कहां पर मैं फंस गया। तो उस केस के अंदर जो अमाउंट ओवर ड्यू होगा, जब आप लोन लेने के लिए जाएंगे, पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे, तो वो ओवर ड्यू दिखाता रहेगा। आप तो सोचेंगे कि मैंने वो चीज क्लियर कर दी है, लेकिन बैंक क्या करती है कि वो चार्जेस जो होते हैं वो वहां पर ओवर ड्यू के तौर पे शो कर देती है। बैंक चाहे तो उस पर 3% का 4% का रिबेट दे देती है आपको, जो भी चार्जेस होते हैं, लेकिन अगर आप वो चार्जेस भी पे नहीं करते हैं तो वो ओवर ड्यू में आ जाता है। तो ये सारे 5 फैक्टर जो मैंने आपको बताया, ये सारे फैक्टर है जहां पर अगर आपके सिविल में पहले से अवेलेबल है तब ये लोन अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लोन अप्लाई करेंगे वो बार बार रिजेक्ट होता रहेगा। अगर आपका सिविल 750 अबव है और बाकी एंट्रीज भी हैं, अगर आपका एंट्रीज पिछले 6 महीने में बिल्कुल क्लियर है, बाकी के आपके जो लोन है वो सारे क्लियर है, तब तो लोन आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपका सिविल भी कम है और ये सारी एंट्री जो मैंने आपको बताई है अगर आपके सिविल में अवेलेबल है, तो उस केस में आपका लोन है वो बार बार रिजेक्ट होता रहेगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा सेटलमेंट होने के बाद भी, करीबन मैंने 4 साल पहले सेटलमेंट कराया था, उसके बाद भी मेरा जो सिविल है फिलहाल 767, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 767 एक अच्छा सिविल है, लेकिन फिर भी जो है बैंक बार बार लोन मेरा कम अप्रूवल करती है, क्योंकि वो सोचती है कि क्या पता हो सके ये उसका पेमेंट ना कर पाए। तो उसी को देखते हुए दोस्तों, आप ये सारी एंट्रीज अगर आपके सिविल में अवेलेबल है तो उस केस में आपको लोन अप्लाई करना एक तरीके से वो रिजेक्ट ही होगा, पर्सनल लोन। और दूसरी बात दोस्तों, इंक्वायरी जितनी आपकी इंक्वायरी होगी उतना आपका जो लोन के जो चांसेस है, मान के चले कि आपको आज लोन चाहिए और आपने 10 जगह इंक्वायरी डाल दिया, तो उस केस में भी जो है लोन आपका रिजेक्ट होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सारे लोन्स आप कितनी जगह मैंने इंक्वायरी की हुई है। अगर मैं फिर अप्लाई करने जाऊंगा तो वो देखेंगे यार इतनी जगह इंक्वायरी की है, तो हो सकता है कि वहां से भी जो है आपका पर्सनल लोन रिजेक्ट हो जाए। तो ज़्यादा इंक्वायरी ना करें ताकि आपके सिविल में जो है कम इंक्वायरी शो करे। तो ये सारे फैक्टर्स है दोस्तों, जहां पर अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपका जो लोन है वो हो जाता है रिजेक्ट। मतलब या पर्सनल लोन अप्लाई करना ही आपके लिए एक तरीके से, मतलब वो आप अप्लाई करेंगे लेकिन वो लोन आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ सिविल के कारण से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।